गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? पहली बात, प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल मतलब आपके प्रधानाचार्य नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिद्धांत। आपके सिद्धांत क्या हैं उसके बारे में कुछ इसमें 12-13 प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर किसी ने पहले की भी क्लासेस नहीं कर रखी है तो बिल्कुल आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपको सबको समझ में आना चालू हो जाएगा। आई वोंट डिस्क्राइब हियर कि असेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। मैं बेसिक चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत जिसकी वजह से अकाउंट्स चलती हुई जा रही है, सिद्धांत जिसके पीछे से अकाउंट्स चलती जा रही है। और ये ऐसे सिद्धांत, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि जनरल गाइडलाइन है। क्या चीज़ें ये? जनरल गाइडलाइंस। मानो तो भला, ना मानो तो भला, पर अगर मान लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से कि 1 घंटे की क्लास आप घर पे जाके पढ़ सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ आपको आधे घंटे पढ़ना चाहिए। मानोगे तो अच्छा है, नहीं मानोगे तो और भी अच्छा है। मतलब आपके लिए समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट में आपको 10-10 घंटे, क्या कहते हैं, पेपर में 10-10, 11-11 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू आर लाइक इन क्लास 11th और अगर आपको स्टार्ट करना है तो अकाउंट्स आपको समझ में आना चालू हो जाएगी पहले दिन से, इकोनॉमिक्स भी पहले दिन से। बिजनेस स्टडीज़ विल बी लाइक कि आप क्लास में कितना भी अच्छा टीचर आ जाएगा, आपको आधे घंटे बाद नींद आना चालू हो जाएगी। और टीचर कितनी भी आपके बारे में मतलब हंसी मजाक कर ले फिर भी आपको बोर लगने लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बस आपको ना एक कोना पकड़ना है अपने घर का, 30 मिनट्स डेली को आपको अकाउंट्स, वो बिजनेस स्टडीज़ को इस नॉवल की तरह पढ़ते हैं, जिसका मतलब पता हो तो बढ़िया, नहीं पता बस आगे बढ़ते जाना। एंड इफ़ यू डू दिस, कम से कम 6 या 7 बार तक आप पूरे साल में कोर्स कंप्लीट कर लोगे अपना। ये मैंने हर बार करा था। क्लास 11 में भी किया था, क्लास 12 में भी किया था, जब ग्रेजुएशन में गया तब भी मैंने यही करा था। 30 मिनट्स अ डे फॉर द बिजनेस स्टडी बहुत अच्छा रहता है। दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। अकाउंट में जितना मैंने पढ़ाया उतना ही कर लिया, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में केवल इतने से छोटी से नोट्स होंगे, उनको पढ़ के जाना है। यू विल गेट 45 में से 45 नहीं, 40 में से 40 मार्क्स का पेपर आता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, जनरल गाइडलाइंस होते हैं। जनरल गाइडलाइंस बनाई कैसे गई हैं? 2 बेसिस पे निकाली गई हैं। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप लोग, बारिश हो रही थी, फिर आप अम्ब्रेला क्यों नहीं लेके आए? रुक गई थी, बट हो भी तो सकती थी दोबारा से, भीग जाते हैं। बट भीगना नहीं चाहते तो उसके लिए हमें क्या लेके आना पड़ता? अम्ब्रेला लेके आना था। पर अगर हम कार से आ रहे तो हमें अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बच्चे कार से नहीं आ रहे, जो बाइक से आ रहे हैं, उन्होंने सोचा होगा कि बादल थोड़े से साफ दिख रहे हैं, अब बारिश होने की संभावना थोड़ी सी कम है। वी अज्यूम्ड, क्या करा हमने? अज्यूम्ड करा। तो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अजम्पशन, कि कुछ मान लो ऐसा होता है, ऐसा मान के चलेंगे, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बोला गया है, मानना पड़ेगा। फिर दोबारा से बात आएगी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। ठीक है ना? अब अजम्पशंस हमने मान लिए और उन अजम्पशंस को हमने ट्राई करते गए। अच्छा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन हिंदू कि नेल्स को रात को नहीं काटना चाहिए। व्हाई? नेल्स को रात को नहीं काटना चाहिए, और या फिर थर्सडे को या संडे को या सैटरडे को नहीं काटना चाहिए। बट क्यों मानते हैं? पर क्यों? अजम्पशंस कर रहे हैं ना, पागल है, या फिर हमें कुछ हो जाएगा, या फिर कुछ इरेशनल हो जाएगा। बट इसका लॉजिक क्या था, कुछ पता है? चलता आ रहा है ना, बट इसका लॉजिक क्या होगा? लॉजिक क्या था कि पहले के टाइम में लाइट्स नहीं हुआ करती थी, और जब लाइट्स नहीं हुआ करती थी, आप मोमबत्ती के नीचे का नेल्स काटने, या फिर अंदाजे तो ठीक है। तो जब नेल्स काटने गए तो भैया किसी के कट गलत लग जाता था, फिर उसको हमने इसी समय इसको हमने अजम्पशन माना, और अजम्पशन करते करते हमने इसको ट्राई किया हर साल। फिर साल दा पीढ़ी चढ़ती गई, बदलती गई। तो फिर उस अजम्पशन को हमने थोड़ा बहुत चेंज करा कि यार इतना तो रीजनेबल नहीं है कि हम 7 दिन नहीं काटें। तो फिर एक कुछ रूल्स बना लिए कि थर्सडे को नहीं काट सकते और सैटरडे को नहीं काट सकते। इसको बोलते हैं हम कन्वेंशंस। क्या बोलते हैं? तो मैंने 2 चीज़ पढ़ाई। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अजम्पशंस, और अजम्पशंस को हम जब रेगुलरली यूज़ करते जाते हैं तो जो अच्छे होते हैं उनको रख लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। और जो बुरे हैं उनको हटा देते हैं, या फिर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट अजम्पशन होते हैं
और कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते करते जो मॉडिफिकेशन लाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, नाउ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है बेटा? अजम्पशंस। ये अजम्पशन बोलता है कि भाई अकाउंट्स में अगर जो भी बिजनेस कर रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस हम ये खोल के, हम जब बिजनेस को खोलते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जिंदगी भर चलेगा। मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे चलाएंगे, मेरे बच्चे नहीं तो कोई और चलाएगा, बट चलाएगा ज़रूर, बिजनेस बंद नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैंने क्लास में, जब आई वेंट टू SRC से जब मैं लौट के आया, तो मैं जब बैठा हुआ था तो आई थॉट कि यार चलो कुछ 2 बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई मिल जाए। तो मैंने अपने रिलेटिव से देखा, 2 बच्चे मिल गए, 2 बच्चों को पढ़ाया। फिर जब उससे मेरे को ध्यान आया कि यार एक कोचिंग का नाम भी रख लेते, तो फिर मैंने कोचिंग का कॉमर्स ज्ञान नाम रखा। फिर क्या सोचा हुआ, 2 बच्चों को पढ़ाऊँगा, ख़त्म कर दूंगा, देन उसको बढ़ाया। क्या मैं कल ये सोचता हूँ नहीं ये कोचिंग तो बंद कर दूंगा, कोचिंग बंद कर दूंगा तो भाई साहब मेरे को ये टीवी क्यों खरीदता मैं? अगर मुझे कल ही बंद करनी है तो मैं टीवी क्यों खरीदता, मैं एसी क्यों खरीदता? तो जब बिजनेस में आप कोई पैसा लगाते हैं तो ये सोच के पैसा लगाते हैं कि वो बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस को ये सोच के पैसा नहीं लगाते कि कल बंद करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए उधार लिया किसी ने, और मैंने आप लोगों से उधार लिया, और मैं बोलता हूँ भैया कल बिजनेस बंद कर दूंगा, तो आप मुझे पैसे दोगे उधार कि भाई कल तो उधार बंद करके चला जाएगा? फिर पर मैं ये बोलता हूँ, क्या कहते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया और अब ये चलता रहेगा, तो आपको भी श्योरिटी देगी कि आज नहीं तो कल मेरे को पैसा दे देगा वापस। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन कॉन्सेप्ट को, कि बिजनेस विल गो फॉर इनफाइनाइट पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है ना? दूसरा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा इसको, ये थ्योरी पढ़ पढ़ के हम लोग दिमाग घप हो चुका है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसी को अगर अकाउंट से फॉलो करते हैं तो उसको आप फॉलो करते रहेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, छवि एंड राशि दोनों ने बिजनेस खोला, मैं और बच्चों को भी पता हुआ है एग्जाम्पल, और मैंने पूछा कि छवि एंड राशि क्या कहते हैं, आप लोगों ने बिजनेस खोला हुआ और आपने अपने बिजनेस में एक फिक्स असेट खरीदा। फिक्स असेट क्या होता है? ऐसे असेट जो हमारे पास रहते हैं, जो हमारे बिजनेस में सालों साल रहते हैं और वो बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे कि टेलीविजन है मेरा, AC है, फर्नीचर है, ये फिक्स असेट है। अब ये चीज़ ना पुरानी होती है, क्या होती है? और जब पुरानी होती है तो इनमें जो वैल्यू घटती है, उन वैल्यू को घटने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कल पढ़ाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। डेप्रिसिएशन होता है कुछ गिरना, वैल्यू में गिरना, वैल्यू में गिरना। जैसे कि अगर ये मैंने 30,000 का खरीदा हुआ है तो आज इसकी कीमत कितने की हो गई? 20,000 की। तो कितनी वैल्यू गिर गई? तो 10,000 जो वैल्यू गिरी उसको क्या बोलते हैं? पर ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? इसके 2 मेथड होते हैं, SLM और WDV। भैया ये क्या पढ़ा रहे हो? बस सुन लो, पढ़ना नहीं है, देखना है। तो मैंने बोला छवि तुम SLM मेथड अपनाओगी या WDV? तो छवि ने कहा SLM। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर क्या अपनाओगी? कि SLM। मैंने बोला अगली ईयर क्या अपनाओगी? SLM। मैंने कहा अगली ईयर SLM। फिर मैंने बोला कि 5th ईयर में क्या करोगी? WDV। फिर मैंने बोला क्या करोगी? WDV। फिर क्या करोगी? WDV। और फिर क्या करोगे? WDV। मतलब 8 साल तक उसने कुछ वो करे, मेथड्स को अपनाया। पर मैंने वहाँ राशि से पूछा तो बोलती है सर भैया मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, मैं आज तो SLM कर रही हूँ। फिर मैंने कहा अब क्या मैं WDV कर रही हूँ? कि अब कि मैं WDV कर रही हूँ? कि अब कि भैया मैं SLM कर रही हूँ? कि अब कि भैया मैं WDV कर रही हूँ? SLM, WDV, SLM। अब इन दोनों में से कौन सा कंसिस्टेंट है? छवि है ना, बिकॉज शी इज फॉलोइंग वन रूल कि भैया मैंने कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, उसका मतलब है कि आप कोई चीज़ अडॉप्ट करते हो तो उसको थोड़ा समय दो, चलाने दो, और फिर अगर आपको बुरा लग रहा है तो चेंज कर दो। पर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? आज ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये थोड़ा गलत है। ये चीज़ें मेथड्स को हमें अपनाना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक फॉलो कर लिया तो उसको थोड़ा सा समय दो, चलाते रहो। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड के बारे में पढ़ते हैं। अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन थोड़ा समझ के चलिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है और इस पर थोड़ा हम टाइम भी देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी बुक में लाएं तो इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, पेपर में यही आएगा, अक्रूवल अजम्पशन पूछने को आएगा। ठीक है, व्हाट इज अक्रूवल अजम्पशन? ऐसा अजम्पशन, ये अजम्पशन क्या बोलता है कि आप कोई भी सामान परचेज करते हो,
या सेल करते हो, उसका पेमेंट करोगे और पेमेंट रिसीव्ड करोगे। हमें पेमेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है परचेज या सेल से। भैया कुछ नहीं आया समझ में, मैंने कहा ओके लेट्स सी। रोहित परचेज गुड्स on 1st April 2020 of rupees 1 lakh and paid rupees 1 lakh on 30th May 2020। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि रोहित ने कोई सामान खरीदा, पर सामान खरीदने के बाद उसका पेमेंट कब किया, और सामान खरीदा कब था। दो डेट्स आ गई मेरे लिए। अब मैं कह रहा हूँ विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, कौन सी डेट मेरे पास मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 1 अप्रैल या 30 मई। देखो दो डेट है ना, कोई भी हो सकती है, आपका हिट एंड ट्रायल कोई भी कर सकते हो। तो देखो 1 अप्रैल को मैंने क्या करी है, और 30th मई को मैंने क्या करा, उसका अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है। मुझे पेमेंट करने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आपने परचेज कब करी है। अगर आपने परचेज करी है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल की ही परचेज मानी जाएगी, चाहे आप पेमेंट कभी भी करो, चाहे पेमेंट आप कभी भी करो। फॉर एन एग्जाम्पल एक और चीज़ देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। आप मेरे से अप्रैल में पढ़ लिए पूरा, मई पढ़ लिए, और जून जैसी आया तो जून में आपने मेरे को अप्रैल का पैसा दिया। जून में आए तो आपने किसका पैसा दिया मेरे को। लेट हो जाते हैं बच्चे फीस देने में, तो ये जो फीस दी गई है जून में, ये कब की दी है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा जून की दी है आपने फीस, मैं ये नहीं बोलूँगा ना जून की फीस दी है, तो मैं किसकी मारूंगा, अप्रैल की। तो सेम वही चीज़ है कि रोहित परचेज गुड्स, आपने गुड्स का पेमेंट कब किया है, पर वो परचेज कब करे थे। तो आपको जो सेल और परचेज होगी वो डेट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई और डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। आई गिव यू 2 डेट्स, सुन लेना दोबारा से। जब सेल होगी परचेज होगी वो इंपॉर्टेंट है, पैसा कब मिला पैसा कब दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दोबारा से सुनना बेटा प्लीज, स्क्रीन पे देख के। रोहित रिसीव्ड 20,000 on 1st April and goods sold on 30th May। पैसा कब मिला मुझे, 1 अप्रैल को, और गुड्स कब बेचे मैंने, मुझे एडवांस मिल गया ना। तो क्या ये 1 अप्रैल की सेल मानूं या 30 मई की सेल मानूंगा मैं, 30 मई की। चाहे पैसा कब मिले मिले ना मिले कोई मतलब, जिस दिन गुड्स जाएंगे उस दिन की सेल मानी जाएगी, जिस दिन गुड परचेज करी जाएंगे उस दिन की परचेज करी जाएगी। आर यू विद मी। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट को कभी भी आप वो तो नहीं करेंगे कंफ्यूज। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, 14 कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि भाई जब भी कोई बिजनेस करता है तो उसका ओनर और जो बिजनेस है वो एक इंसान नहीं है, 2 अलग अलग इंसान है। क्या है वो, ये तो ह्यूमन बीइंग है, और ये जो बिजनेस है ये भी इंसान है इन द आई ऑफ लॉ। गवर्नमेंट की नज़र में और लॉ की नज़र में ये एक इंसान है बिजनेस, पर ये कौन सा इंसान है, आर्टिफिशियल। भैया मैं समझ में नहीं आया, मैंने कहा समझा दो। एक इंसान अपने नाम पे ज़मीन खरीद सकता है, जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी है वो मैंने अपने नाम पे खरीदी है, वाइफ के नाम पे खरीदी है, माँ के नाम पे खरीदी है। तो ऐसे ही बिजनेस भी एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने नाम पे। फॉर एन एग्जाम्पल, इस कोचिंग को मैं खरीदता हूँ तो मैं अपने नाम पे नहीं खरीदूंगा, मैं किसके नाम पे खरीदना चाहूँगा, कॉमर्स ज्ञान के नाम से। किसके नाम से, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई अब, ठीक है। यूज कौन करेगा, एक तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ, पर हैक प्रॉपर्टी किसकी, मेरे लिए। अगर मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो मैं बैंक अकाउंट कौन सा खुलवाऊंगा, सेविंग अकाउंट। कौन सा खुलवाऊंगा, बट अगर मैं बिजनेस का अकाउंट खोलना चाहता हूँ, बिजनेस भी अपने नाम पे अकाउंट खुलवा सकता है, वो कौन सा अकाउंट खुलाएगा,
करेंट अकाउंट। ये चीज समझने की जरूरत नहीं, बस ये समझने की जरूरत है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। किसकी नजरों में? इन द आई ऑफ लॉ। मेरे ऊपर कोई केस कर सकता है, मतलब मैंने गलत काम करूंगा मेरे ऊपर केस कर सकता है, मैं किसी के ऊपर भी केस कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई गलत काम करता है तो मैं उसके ऊपर। ऐसे ही बिजनेस भी किसी के ऊपर केस कर सकता है, बिजनेस के ऊपर केस हो सकता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मतलब एक केस हुआ कि राशि वर्सेस, केस ऐसे लिखते हैं, जो भी दो पार्टीज होती है उस पर वर्सेस लिखा रहता है, राशि वर्सेस तो ये केस किसके बीच में हुआ है? राशि और बिजनेस के बीच। मेरे से कोई मतलब नहीं। अब कॉमर्स ज्ञान एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉमर्स ज्ञान तो खुद जा नहीं सकता, तो अपने बिहाफ पे ये किसको भेजेगा? तो राशि वर्सेस कॉमर्स ज्ञान है, पर रोहित चंद्रा उसकी पैरवी करने जाएगा। रोहित चंद्रा नहीं लड़ रहा है वो केस, रोहित चंद्रा नहीं लड़ रहा है केस। कौन लड़ रहा है? पर वो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए। अब सिग्नेचर भी कौन करता है? अगर हम सिग्नेचर करते थे, रोहित चंद्रा ने सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके ऊपर क्या नहीं लगेगी? स्टैम्प, सील नहीं लगी, थप्पा। जैसे थप्पा लग गया तो ये समझ में आ गया कि ये कॉमर्स ज्ञान ने साइन किया हुआ है, और कॉमर्स ज्ञान खुद तो साइन कर नहीं सकता, इसलिए उसने किसको दिया है? एक इंसान को रखा। उस इंसान का क्या नाम है? ओनर। ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं बेटा। दो चीजें होती हैं, एक होता है लायबिलिटी बेटा। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी क्या होता है? कर्जा। क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है जो कर्जा आपको चुकाना होता है, अगर आप चुकाते नहीं हो तो उसके बदले आप क्या देते हो? ब्याज। क्या देते हो? आप समझते हो। दिस इज रोहित एंड दिस इज देव। दोबारा समझते हैं। रोहित ने देव को 1 लाख रुपए दिए, तो देव के लिए ये क्या है? कर्जा है या नहीं है? इस कर्जे को क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटी। अब दोबारा से समझना, इस देव का नाम मैंने चेंज करके आज से क्या नाम रख दिया? कॉमर्स ज्ञान। और यहाँ पे कौन है? रोहित। रोहित कौन है? रोहित ने 1 लाख रुपए दिए, किसको दिए? तो कॉमर्स ज्ञान के लिए कर्जा है नहीं है? ऊपर वाले कर्जे को हमने लोन बोला, नीचे वाले कर्जे को हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल कौन सा होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इसके बदले आप क्या देते हो? ब्याज, इंटरेस्ट। पर इसके बदले जो हमें पैसा मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसीलिए कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है? हमारी मतलब बिजनेस की। ओनर के लिए तो नहीं है, ओनर को तो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है। कॉमर्स ज्ञान के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए कॉमर्स ज्ञान पैसा कमाएगा और किसको देता जाएगा? रोहित चंद्रा को। समझ में आया? समझ में आया पूरी? पैसा एक्चुअली है किसका? मेरा ही है, पर दे कौन रहा है? पेपर पे दे कौन रहा है? कॉमर्स ज्ञान। समझ में आ गया? आप जो पैसा दे के जाते हो कॉमर्स ज्ञान को, मतलब जो भी फीस देते हो, तो मैं फीस स्लिप काटूंगा, उसमें कहीं पे भी रोहित चंद्रा नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कॉमर्स ज्ञान। कॉमर्स ज्ञान के वो पास पैसा है, कॉमर्स ज्ञान वो पैसा किसको दे देगा? प्रॉफिट करके ओनर को। ओनर कौन है? मैं। मुझे क्यों देगा? क्योंकि मैंने पैसा लगाया है इस बिजनेस में। समझ में आया आपको पूरी बात? ठीक है ना? कितने हमने अकाउंटिंग एंटिटी भी पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि भाई अकाउंट्स में या बिजनेस में वो ही चीज रिकॉर्ड मतलब लिखी जाएगी जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं। किस में तोल सकते हैं? पैसों में। फॉर एन एग्जाम्पल, दो ट्रांजैक्शन दे रहा हूं मैं। रोहित सोल्ड गुड्स, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। रोहित सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल है। ये बिजनेस के साथ साथ कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी है। इसमें पैसे का लेन देन पता लग पा रहा है, ऊपर पैसे का लेन देन पता लग पा रहा है। यहाँ पे गुड्स सोल्ड हुए, पैसे कितने के कुछ पता नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे हम? सेकंड वाली है, जिसमें बिजनेस की भी बात हो और साथ ही साथ पैसे की भी बात हो। तो इसको क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट। हम वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम पैसों में तोल, जो पैसों में तोल नहीं सकते उसको हम रिकॉर्ड। आर यू विद मी? चलो आगे बढ़ते बेटा। प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्लीज़ इसको आप टिक कर ले, रख लें, कहीं पे भी ये पेपर में आएगा। कंजर्वेटिज्म,
मतलब 2-3 मैंने स्किप कर दिया, उसको मैं दोबारा पहुंचूंगा क्योंकि अब इसको एंडिंग कर रहा हूँ मैं अभी। प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा है कि पुराने लोग कौन होते थे, इसका मतलब जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स, पुरानी सोच। पुरानी सोच गंदी होती थी क्या? हाँ हाँ ओके। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है डर, किसी इंसान को फ्यूचर का डर लग रहा है इसीलिए वो आज को बचा के चल रहा है। किसी इंसान को फ्यूचर का डर लग रहा है इसीलिए वो आज को बचा के चल रहा है। इधर प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि भाई इस लाइन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? डू नॉट थिंक या एंटिसिपेट, कोई बात एक ही बात है, डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट, think about future losses so that you can prepare today। क्या मतलब इसका? फ्यूचर के फायदे के बारे में, फ्यूचर के फायदे के बारे में, फ्यूचर के लॉस के बारे में, फ्यूचर के लॉस के बारे में। फॉर एन एग्जाम्पल दोबारा से समझते हैं। मुझे ना एक कार लेनी है जल्दी से जल्दी, 700, जिसकी कीमत कुछ ऐसे आएगी 25 लाख के आसपास, और मुझे खरीदनी है दिसंबर के एंड तक। स्कॉर्पियो। अब ये मुझे खरीदनी है, अब मुझे पता है कि दिसंबर में ना मेरे पास 25 लाख रुपए आ जाएंगे, मैं दिसंबर में कार खरीद लूँगा। कब आएंगे? जब मुझे श्योरिटी है कि पैसे आएंगे, तो मैं आज ही क्यों नहीं खरीद लेता कि चलो थोड़ा सा किसी से लेके कर लेते, 2-4-5 महीने बाद तो दिसंबर आ ही जाएगा, पैसा लौटा देंगे। तो मैंने फ्यूचर के प्रॉफिट को सोचा और उसकी वजह से आज खर्चा करना चालू कर दिया। और फ्यूचर के टाइम में फ्यूचर एक्सपेक्टेड तो नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है। मैं पहुंचा दिसंबर में 25 लाख आए नहीं, क्या होगा फिर? कर्जा हो गया ना, एक लाइबिलिटी चढ़ गई ना। तो डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट, थिंक अबाउट फ्यूचर लॉस। फ्यूचर लॉस मतलब यार नॉट दिस वन, मेरा टीवी खराब, ये टीवी खराब होने वाला है, समझो। मालूम है 5 साल बाद ये टीवी खराब हो जाएगा, इसकी मुझे 5 साल बाद इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसकी तैयारी मैं आज से चालू कर दूँ ना। तैयारी इन द सेंस मैं बहुत लेमन लैंग्वेज की बहुत मतलब बहुत अजीब सी भाषा बोल रहा हूँ जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, हम पढ़ाई में यूज़ नहीं, कि हमने गुल्लक में 5,000 रुपये या 10,000 रुपये साल डालना चालू कर दिए। 5,000 रुपये या मैंने 10,000 रुपये साल डालना चालू किए, 5 साल के लिए कितने हो गए? टीवी खराब हुआ, गुल्लक तोड़ी, 50,000 लगाया, 50,000 से टीवी लेके आया, मुझे कोई दिक्कत हुई, टेंशन हुई। बट एक बंदा था, एक छवि थी, छवि ने बोला कि नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए अभी, मेरे को जमा नहीं करना, आई वांट टू लिव अ लाइफ, यू लिव ओनली वंस। इसका मतलब जानते हो ये लोग? ऐसे वर्ड्स का मतलब मालूम है भाई? जेंजी हो तुम लोग। यू ओनली लिव वंस मतलब एक ही बार जीते हो, तो जो करना है वो करो, ठीक है ना? यू ओनली लिव वंस। यार मैं 5-10,000 रुपये नहीं बचाऊंगी, मैं तो खर्च करूँगी शॉपिंग वॉपिंग में। अब 5 साल बाद इसका टीवी खराब हो जाता है ना, इस पर 50,000 रुपये ना ये टीवी ला पाएंगे, अब ये उधार मांगेगी किसी से, तो ये दिक्कत होगी बिजनेस के लिए। तो थिंक अबाउट फ्यूचर लॉसेस, ताकि उसकी प्रिपरेशन कब से करना चालू कर दो? पर फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में सोचो। इसीलिए बोलते हैं इसको क्या? प्रूडेंस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? वेरी गुड, ओके आगे बढ़ते हैं। आखिरी है ये बिल्कुल, ठीक है ना? इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, इसको भी पढ़ाते में ख़त्म हो जाएगा, बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी, 3% रह गई है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, पास्ट की कॉस्ट। अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ अकाउंट्स कैसे थोड़ी सी गलती भी हो जाती है और कैसे करती है। एक 2018 में 2021 में, ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल की स्टोरी है। एक 80 लाख रुपए की ज़मीन या लैंड हमने एक्वायर किया, ठीक है? 80 लाख का एक लैंड खरीदा हम लोगों ने मतलब किसी ने खरीदा हुआ, ठीक है? अब क्या चल रहा है? 2025। बाई चांस इस लैंड के पास अब हाईवे गुजरना चालू हो गया है और ये ज़मीन हमारी जाने वाली है। सोच के चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलो, नहीं जा रही अभी, अब ज़मीन मतलब ज़मीन वो हाईवे जा रहा है,
इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ के कितने की हो जाती है? 3 करोड़ 20 लाख रुपए की आज की कीमत में। थोड़ी सी ज़मीन की कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाती है। ये कब खरीदी थी ज़मीन? 2021 में। अगर मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट क्या होती है नहीं पता तो बता दूं, बैलेंस शीट वो बता दी कि आपके पास खुद का कितना है और कर्जा कितना है। यहाँ पे हम अपने कर्जों को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम कर्जों को लिखते हैं, राइट हैंड साइडों पे अपना सामान लिखते हैं कि हमारे पास कितना है। तो ये ज़मीन मैंने लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की दिखा रखी होगी? 80 लाख की। कितने की? आज 2025 को मैं दोबारा से बैलेंस शीट बनाता हूँ और उस पर असेट लिखता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत यानी ज़मीन की कीमत कितने रुपए की हो गई? 3 करोड़ 20 लाख। 3 करोड़, मैं सही लिख दूंगा, नहीं लिख पाऊंगा, 3 करोड़ 20 लाख। उस ज़मीन की कीमत कितनी थी बेटा? मैंने खरीदी कितने की थी? आज उसकी कीमत कितने की है? तो मुझे आज 2025 में अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ तो मुझे 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिखाने चाहिए, पर यहाँ अकाउंट बोलेगा नहीं, आपने जो ज़मीन खरीदी जितने की थी उतने की दिखाओ, उससे ऊपर की नहीं दिखा सकते। आपको किस में जीना पड़ेगा? हिस्ट्री में। आपको किस में जीना पड़ेगा? पास्ट में। तो मैं यहाँ पे 2025 में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दिखाऊंगा बेटा? अब मैं आपसे लोन लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भैया मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो, क्या आप लोन दोगे मुझे? तो भैया 80 लाख की तो ज़मीन है, मैं कैसे 1 करोड़ रुपए की वैल्यू? 80 लाख की ज़मीन है, वो पुरानी वैल्यू थी, नई वैल्यू तो 3 करोड़, हम नहीं मानेंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जो भी सामान खरीदते हो उसकी कॉस्ट लिखी जाएगी, चाहे उसकी बाद में वैल्यू बढ़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आर यू विद मी? हम लोगों ने काफ़ी पढ़ ली है, एक क्लासेस और होगी जिसके बाद हम ये सारे प्रिंसिपल को खत्म कर देंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।